बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, कराची में कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मैसिव जलसा हुआ। अगर मैं ये कहूं कि समंदर उमट आया था तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन इस तमाम तर जलसे के अंदर जो दो तीन चीज़ें जिसके बाद हमने टॉप ट्रेंड्स देखे ट्विटर के अंदर, जो पाकिस्तान के टॉप ट्रेंड्स थे, उसके अंदर नंबर 1 पे था पाकिस्तान आर्मी वॉर क्राइम्स। उसके बाद दूसरा हैशटैग था फैज़ और तीसरा हैशटैग था इम्पोर्टेड हुकूमत को लेकर। सवाल ये है कि इतना बड़ा जलसा और उसके बाद ऐसे ट्रेंड्स, और जिसके ऊपर FIA इस वक्त अमल दरामद भी कर रही है, पकड़ने की भी कोशिश कर रही है कि ये ट्रेंड्स कहाँ से चल रहे हैं, क्यों चलाए जा रहे हैं, इसको समझने की बड़ी ज़रूरत है। बिकॉज क्यों ऐसे ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, कीपिंग इन माइंड के 2 रोज़ कबल DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली बहुत सारी चीज़ें जो एम्बिग्विटी का शिकार थी उनको क्लियर किया था और उनको बताया था कि पाकिस्तानी फ़ौज ताबे है हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस पर चल रही है और किसी भी किस्म की कोई डील जिसकी बातें की जाती हैं और जिसमें कहा जाता है शायद कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रोल अदा किया, उसको निगेट किया था। इस पर बात करेंगे। अलॉन्ग विद इट, पंजाब के अंदर कल लीडर ऑफ द हाउस की अपॉइंटमेंट होनी थी, इलेक्शन होने थे, और उसके अंदर हमने देखा पहले डिप्टी स्पीकर जो हैं उनको जिस बेदर्दी से मारा गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के जो अरकान थे उन्होंने जो बदतरीन तशद्दुद किया लाहौर पुलिस के ऊपर असेंबली के अंदर, और किसी एक पुलिस के एहलकार ने या अफसर ने वहां पर कोई बदतमीजी नहीं की। सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये थी कि यहां पर कोई खून खराबा ना हो। लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन हमने देखी, जो स्पीकर थे सूबाई असेंबली के परवेज़ इलाही साहब, उनकी हमने वीडियोस भी देखी जिस तरह वहां से लोगों को अंदर लाया गया कॉरिडोर्स की तरफ से और आके ये पूरी सिचुएशन क्रिएट की गई। आज जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, उमर चीमा जो इस वक्त गवर्नर पंजाब हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मैं हल्फ नहीं लूँगा। और ये जो इसके ऊपर मैंने जो पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं उनको मैंने भेजा है मैसेज कि वो हमें आके बताएं कि ये क्या हुआ है और क्या ये इलेक्शन सही हैं या गलत हैं। उसके जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसी वक्त हमने देखा कि मैसेज कन्वे हुआ। पहले ट्वीट्स आई मरियम औरंगजेब की तरफ से और कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ने जो गवर्नर पंजाब हैं उनको हटा दिया गया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी मुझे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और मुझे हटाने का भी जो फैसला है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही करेगा। ये क्या है पूरी सिचुएशन? इट फील्स लाइक जैसे एक तकलीफ की सिचुएशन में है पूरा मुल्क। लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं उनको ख़राब किया जा रहा है, उनको मिसयूज़ किया जा रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या मुल्क को होना है, क्या जमहूरियत को होना है, या ये 4-5 इंडिविजुअल्स को होना है? इस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा रहे हैं। मेरे साथ हैं आलिया शाह, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़िया कार हैं, और मेरे साथ हैं सलमान आबिद, वन ऑफ द वेरी वेल एनालिस्ट जी। और प्रोग्राम के दरमियान में हमें अशतर औसाफ अली, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, भी ज्वाइन करेंगे। जल साहब, सर लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, कल का जलसा कराची का बहुत आला था, बहुत बड़ा जलसा था। हम सब ने, मैंने भी उस पर ट्वीट की कि जी बहुत मैसिव था। लेकिन सर, ये जो टॉप ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, अभी भी अगर आप देखेंगे ये टॉप ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी वॉर क्राइम्स, फैज, इंपोर्टेड गवर्नमेंट, ये पहले दो जो है सर क्यों चलाए जा रहे हैं? क्या हासिल करने चाह रहे हैं इस वक्त इन ट्रेंड्स को चला के? जी मैं समझता हूँ कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो तो जलसा है इमरान खान साहब का, वो मैसिव है, बहुत बड़ी इसकी फॉलोइंग है। वहाँ पर जलसे के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को कुछ नहीं कहा, कोई ऐसी ये बातें नहीं हुई जिनका जिक्र हो रहा है। जिसका ये मतलब है कि ये जो 3 ट्रेंड चल रहे हैं, जिसमें एक जो है वो उसको इसलिए सिर्फ साथ मिलाया हुआ है कि ताकि बाकी 2 को तौकीर हासिल हो जाए, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट वाला है। तो बाकी 2 बिल्कुल दुश्मनों का काम है, ये पता चल जाएगा आपको कुछ हफ्ते में। देखिए, पहले दुश्मन ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा बदमज़गी पैदा की माशरे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में। ये एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गए, कड़वाहट इतनी बढ़ा दी। ठीक है, आपस में ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, उसको बढ़ाया गया। अब उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करें, वो इंशाल्लाह नहीं होने की। तो आप भी इन दोनों चीज़ों को जोड़े मत।
ये ट्रेंड जो है ये अलग चल रहा है, ये जलसा जो है अलग चीज है, और इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ठीक है। आलिया, मुझे जरा बताइएगा, ये हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मैं 1970 से शुरू हो जाऊं तब से लेकर भुट्टो साहब, फिर उसके बाद अगले दौर जो आए, और इवन एज ऑफ टुडे, ये एक पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो एक यूएस कार्ड को यूज करती है। जब भी उनको हटाया जाता है तो एक बैरूनी साजिश होती है, वाई सो, और उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत भी उसी साइड पर है, लेकिन जब हटाया जाता है तो सबसे बड़ा एलिगेशन भी उस तरफ लगाया जाता है। जी बहुत शुक्रिया मंसूर, मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने ये जो सवाल उठाया ये बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान में जो हुकूमतें होती हैं वो खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर्स इन कार्ड्स को बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं। अच्छा, सिर्फ अमेरिका का कार्ड नहीं है वो, यूएस का कार्ड तो हम देख रहे हैं ना कि इस दौर में बहुत चल रहा है। आपने कहा भुट्टो, बिल्कुल वेस्ट का जो कार्ड है वो भुट्टो ने भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, लेकिन इंडिया का कार्ड भी हम बहुत कमाल तरीके से खेलते हैं। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने पूरे 3 साल और 7, 8, 9 महीने तक, 2 महीने आप सिर्फ निकाल दें आखिरी, वो इंडिया को जो है जो कुछ कह सकते थे बुरा भला कहते रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये कार्ड तो बड़ा अच्छा है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, भारत को बुरा भला कहो और वोट लो। लेकिन आखिरी 2 महीने हमने देखा कि उनको इतना प्यार हो गया इंडिया से कि सब हैरान परेशान, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बात जब वहां पे चलेगी तो बहुत वायरल होगी, दूर दूर तक जाएगी। ये हम हमेशा देखते हैं। अच्छा, इस दौर में जिस तरह इमरान खान साहब बात कर रहे हैं वेस्ट की, ठीक है, अमेरिका की, तो अगर आप देखें कि यही नैरेटिव कुछ दिन पहले टीएलपी का भी था। देखिए कितने यहाँ पर जलसे जुलूस हुए, जिसके ऊपर इमरान खान साहब की अपनी ही हुकूमत उसको कंडेम करती रही और कहती रही कि नहीं, हम तो फ्रेंच एम्बेसडर को नहीं निकाल सकते, हम तो उनसे जो है हमारा बिजनेस है, हमारा जो है वहां पर इतने ऐसे स्टेक्स हैं कि हम इस तरह नहीं कर सकते। और वैसे भी जब पूरी दुनिया में आप रहते हैं तो आपका रहने का एक तरीका होता है, सबसे आपको ताल्लुकात रखना होते हैं। लेकिन उस वक्त लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि अब उनको खुद को जरूरत है कि वो एक ऐसा कार्ड इस्तेमाल करेंगे जिससे पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो बेवकूफ बन जाए, तो उन्होंने अमेरिका के खिलाफ कहा जी मेरे खिलाफ ये साजिश है, और एविडेंस एक भी नहीं। देखिए सवाल तो ये कि अगर एविडेंस प्रोवाइड कर दे तो हम भी उनके साथ होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया अपने इस 4 साल दौर में जिसमें हम ये कहें कि अमेरिका के खिलाफ उन्होंने इतना बड़ा काम कर डाला है कि जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टैंड ले लिया अमेरिका ने कि उनको हटा दिया। ठीक है, ऐसा काम नजर नहीं आता हमें। तो फिर इससे यही नजर आता है कि अवाम जिससे बेवकूफ बनती है वो यही कार्ड्स हैं जो प्ले किए जाते हैं। ओके, ठीक। सलमान साहब, जरा मुझे एक तो ट्रेंड्स का बताइएगा, ये जो ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, जिस तरह जल साहब ने कहा है, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। एक तरफ इमरान खान साहब का जलसा है और एक तरफ ये है, और इनको साथ टैग अलोंग नहीं करना चाहिए। आई टेंड टू एग्री विद इट कि नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि कोइंसिडेंस हो रहा होता है, शायद इसलिए ये एक डिस्कशन या एक डिबेट सरफेस होती है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इस तरह जलसा हो रहा है तो क्यों एंटी एस्टैब्लिशमेंट इस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। एक और सर, ये जो यूएस रिलेशन है, पब्लिक का सेंटिमेंट बड़ा अजीब सा है, नफरत अवाम के दिलों के अंदर डाली जा रही है यूएस को लेकर, और इन लीडरान के अपने ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है इनके साथ। देखिए ना, पहली बात तो यह है कि जो इन ट्रेंड के अंदर एक खासी सोची समझी साजिश भी है, पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान से बाहर भी। और कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर फौज और अवाम के दरमियान एक दूरी और तकसीम को पैदा करने का एजेंडा रखते हैं। तो इसलिए इन ट्रेंड्स को हम उस तनाजुर में देखें कि इसके पीछे कौन हो सकता है, और यकीनी तौर पर उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, एक बात। अब दूसरी देखिए, कल अली वजीर साहब ने और जो दूसरे हैं पीटीएम के रहनुमा, उन्होंने जो कौमी असम्बली में तकरीर की है मोहसिन दावर साहब ने, उससे भी आपको तकवीयत मिलती है कि पाकिस्तानी फौज के बारे में और इदारे के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। इसलिए हम इसको जलसे के साथ देखने की बजाय, क्योंकि जलसे में तो इमरान खान साहब ने ना सिर्फ फौज की हिमायत की बल्कि कहा कि वो किसी भी सूरत में इदारों के खिलाफ किसी किस्म की मनफी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहते और ना बनेंगे। उनके बकौल ये इदारे मुकद्दस हैं, ये इदारे बेहतर हैं, हमें इन इदारों के साथ खड़ा होना है, एक बात। अब सवाल यह है कि ये जो सारा खेल खेला जा रहा है, इसके पीछे मैंने जैसे कहा कि आपको याद है पिछले दिनों इन्फो लैब का खेल भी सामने आया था, जो भारत से जनरेट किया जा रहा था, कुछ अफगानिस्तान से जनरेट हो रहा था। एक तो ये सारी सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, जो असल सवाल है कि ये जो सारा खेल इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में एक नई हुकूमत के तनाजुर में सामने आया है, चाहे वो पंजाब है और चाहे वो मरकज है। अब इसके ताने बाने किसने बुने हैं? अगर वो सिलेक्टेड हुकूमत थी
तो ये इस हुकूमत को बनाने में कौन कौन सहूलतकार थे, किस किस इदारे ने, किस किस जमात ने, किस किस फरीक ने दाखिली सतह पे और खारजी सतह पे फैसिलिटेट किया, ये कहां से खालिश हुकूमत आ गई, ये भी तो किसी एक खासी पसे पर्दा खेल का एक हिस्सा बनकर सामने आई है ना। इसलिए मैं ये समझ रहा हूं उसके नतीजे में लोगों का ख्याल ये था कि इमरान खान साहब मकबूलियत खो चुके हैं और ना कोई उनके साथ बाहर निकलेगा, ना वो पॉपुलर लीडर रहेंगे। लेकिन जब देखा खेल सारा उल्टा हो गया है और ये तो जिस किस्म की पॉपुलैरिटी इमरान खान ने गेन कर ली है, अब सब सर जोड़कर बैठ गए हैं। हुकूमत भी सर जोड़ के बैठी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट भी जोड़ के बैठी हुई है कि भाई इसका वे आउट क्या निकालना है, क्योंकि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि फौरी इंतखाबात हमें दरकार है। इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का ये जो नई हुकूमत बनने के बाद क्राइसिस है ये ज्यादा बढ़ गया है। यानी अब देखिए ना, 6वां दिन है, हुकूमत नहीं बनी, कैबिनेट नहीं बन सकी, पीपल्स पार्टी कुछ कह रही है, JUI कुछ कह रही है, PMLN कुछ कह रही है, अवामी नेशनल पार्टी कुछ कह रही है। अभी तो हुकूमत के बनने के अंदर ही उनको सबसे बड़ा चैलेंज है। और आखिरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त पॉलिटिक्स जो है वो पार्लियामेंट से निकलकर सड़कों पर आ गई है और सियासी मैदानों के अंदर आ गई है। तो इसलिए बड़े मुश्किल सूरत हाल है, हमारा क्राइसिस जो है वो बढ़ गया, कम नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है जल साहब। सर एक ऐसे व्यू दिया गया कि जो इस्टेब्लिशमेंट है और इमरान खान साहब हैं ये एक पेज के ऊपर हैं, और उसके बाद हमने देखा कि जी वो पेज कहीं मैसअप हो गया। सर ये डिस्कशन क्यों है? मुझे जरा ये आज थोड़ा इसकी इन डेप्थ एनालिसिस कीजिए। ये डिस्कशन क्यों हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट या लोग करते हैं कि जी हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं? सर व्हाई इट्स रिक्वायर्ड इवन? साफ ज़ाहिर है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो हुकूमत के अंडर काम करती हैं। स्वाय जो एक तीसरा जो सतून है हमारी जो जुडिशरी है वो आप समझें कि हुकूमत के अंडर नहीं है। बाकी तमाम इस्टेब्लिशमेंट्स, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्म फोर्सेस हो, वो उनके अंडर हैं। इसलिए ये सवाल नहीं उठना चाहिए जो आप कह रहे हैं। लेकिन होता ये है कि चूंकि पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को तो उनका हाथ मरोड़ कर आप अपनी मर्जी का काम करवा सकते हैं जब चाहें, और आर्म फोर्सेस के सिलसिले में ये होता है कि जब तक वो लेजिटिमेट सपोर्ट हो वो काम करते हैं। जब कोई सपोर्ट कोई एक्सपेक्ट करे कि आउट ऑफ द वे जिसका कोई प्रोविजन ना हो, जब वो नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो ये मसला है जिसका मैंने आपको बता दिया कि देखें ये उनके अंडर हैं, लेकिन इनकी कानूनी एक हैसियत है, ये लेजिटिमेट जो सपोर्ट है वो करते हैं। जब कोई उससे बढ़कर सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है तो फिर ये नहीं कर पाते, बाद वक़्त इनकार कर देते हैं या खामोश हो जाते हैं, उससे फिर लोगों को प्रॉब्लम होता है। बाकी ये है कि और तो कोई मसला नहीं है। साफ ज़रा वी ऑल नो कि कौन किसके अंडर है और कौन अपॉइंट करता है और कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक चीज़ सिर्फ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि वो बहन कह रही थी कि हर दफ़ा लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो हमारे अवाम ऐसे बेवकूफ़ नहीं है कि हर दफ़ा बेवकूफ़ बनते चले जाएँ। ये हकीकत है, ये हकीकत है कि अमेरिका चेंज करता है रजीम्स। अगर आप तीनों में से कोई भी कह दे कि नहीं करता है तो मैं इधर बैठा हूँ साबित करने के लिए। ये हकीकत है कि लियाकत अली खान के शहादत का बाद में इतराफ़ कर लिया था उन्होंने, उनके पेपर्स आउट हुए थे। उन्होंने सीरिया में क्या किया, उन्होंने मिस्र में क्या किया, उन्होंने लिबिया में क्या किया, उन्होंने इराक में क्या किया। तो ये तो बिल्कुल बात वाज़ेह है कि वो रजीम चेंज करते हैं। यहाँ पर यह है कि ये वाला रजीम उन्होंने चेंज किया या नहीं चेंज किया ये मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके लिए सबूत की ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि उधर से जो फॉरेन ऑफिस का है टेलीग्राम, उसका टाइमिंग देखें, इस जो इन्होंने मूव की उसका टाइमिंग देखें, जो लोग बार बार भाग भाग के मिल रहे थे मगरबी इनको लोगों को, उनका टाइमिंग देखें। तो बस कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके लिए आपको जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट। आलिया, जो जल्द सा बात कर रहे हैं, अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलूं, और जिस बेस के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि जी इस्टेब्लिशमेंट है एंड ऑल दैट, अगर MQM ना मिलती ऑपोजिशन के साथ उस वक्त तो हुकूमत की सिचुएशन बिल्कुल फर्क होती। लेकिन क्योंकि हुकूमत के ऑपोजिशन के साथ MQM मिल गई, उसके बाद ये जो ऑप्शन 1, 2, 3 किए गए, ये इनमें से कोई भी मतलब इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी रियलिटी में नहीं जा सका। क्या कहेंगी? बल्कि अलीना, मैं आपसे 1 मिनट कमेंट लेने से पहले मुझे अशतर और साफ साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ने ज्वाइन किया। सर थैंक यू वेरी मच। अशतर साहब बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर
ने आज गवर्नर पंजाब उमर चीमा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे थे कि ये जो कल इलेक्शंस हुए हैं उसके ऊपर उनके कंसर्न्स, और उसके उसी वक्त जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ये बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको रिमूव कर दिया है, लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मेरी अपॉइंटमेंट और मेरा डिस्पोजल जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ है, बिकॉज मैं उनके प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट पे हूं। सर इस पे जरा बताइएगा, क्योंकि ये कानूनी डिबेट शुरू हो गई है जी इस पे। चाहिए, मैं हैरान हूं कि अशरफ साहब की आवाज नहीं आ रही जी। जी सर फरमाइएगा। जो इस पे कोई डिबेट होनी ही नहीं चाहिए थी, ठीक, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी प्रोपोजिशन है। हमारे मुल्क दोबारा लाइए साहब की आवाज नहीं आ रही, जरा दोबारा करें प्लीज। अच्छा जी आलिया, आप अपना कमेंट कीजिएगा जी। जी मंसूर, ये जो आप बात कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनरल साहब जो फरमा रहे थे मुझे उससे थोड़ा सा मैं डिसएग्री करना चाहती हूँ। देखिए, उन्होंने कहा कि अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अवाम को तो हम बेवकूफ अपने निसाब में झूठ लिख कर बना रहे हैं। हम तो अपने बच्चों को जो निसाब में गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं, झूठ पढ़ाते हैं, यहूद और नसारा के खिलाफ उनको उनके दिल इस तरीके से भर देते हैं कि वो बड़े होकर तमाम अक़वाम के साथ जीने के काबिल नहीं होते। वो उनको अपना दुश्मन समझते हैं और ये समझते रहते हैं कि दिन आएगा कि हम सब पे गलबा करें। तो हम पढ़ाते हैं उनको, तो फिर हम ऊपर से हम कहते हैं बेवकूफ नहीं बनाया। बेवकूफ बनाया जा सकता है। और जहां तक बात है अमेरिका की साजिश की, देखिए हमारे पास अब एक ही टूल आ गया है कि क्योंकि जो सीरिया है उसके हालात ऐसे वे, वो वाली जो रिजीम्स है, जो इजिप्ट है उसके साथ क्या हुआ, तो हम उसको अपने साथ जोड़ते हैं। यहाँ के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इमरान खान साहब को ये नहीं कहा था कि वो डिलीवर ना करें। अमेरिका ने उनको ये नहीं कहा था कि उन्होंने जो कुछ किया अपने 4 साल दौर में वो कुछ करें, और जो उनको करना चाहिए वो ना करें। दूसरी बात ये कि अगर कोई ऐसी बात है तो कोई एविडेंस तो हो। मतलब अगर सिर्फ मैं अपनी भी ऑब्जर्वेशन कह लूं ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं 1%, और वो बिल्कुल कहते चले जा रहे हैं। जो डोनाल्ड की बात है, जिस दिन उन्होंने डोनाल्ड लू ने सेनेट की कमेटी में वहां पर बैठकर सबके सवालों के जवाब दिए थे और तमाम कंट्रीज के मुतालिक उनसे पूछा गया था, उनसे ये सवाल किया गया था कि क्या पाकिस्तान किसी ने फोन किया, उनसे बात की इसके मुतालिक, तो उन्होंने कहा हमने फोन नहीं किया। वो तमाम गुफ्तगू के अगले दिन मैंने उसके ऊपर प्रोग्राम किया था। डोनाल्ड लू ने इससे ज्यादा बड़ी बातें जो है वो इंडिया को कही, बाकायदा खुली धमकियां। अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले की ब्लूमबर्ग की आप रिपोर्ट देख लें, इंडिया को दोबारा खुली धमकी दी गई है कि आप जो तेल ले रहे हैं आप बस कर दें और आपको तेल लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो इसको साजिश नहीं बनाया, क्योंकि वहां पे सही डेमोक्रेसी चल रही है। पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आलिया आपका पॉइंट आ गया। मुझे अशरफ साहब ने जी दोबारा ज्वाइन कर लिया है। जी सर, आप अपना कमेंट कर रहे थे। सर ये अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जो है, इसको लेकर गवर्नर जो इस वक्त चीमा साहब हैं वो फरमा रहे हैं कि जी मेरी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और मैं आई एम इन द ऑफिस टिल द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। सर इसको जरा प्लीज क्लैरिटी दीजिएगा जी, क्या है पूरी सिचुएशन अब? नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो एक हेड है। प्रेसिडेंट के इख्तियारात कोई नहीं है। जो पहले थे इख्तियारात 58(2)B और 58 के अंदर भी हैं कि वो तहलील कर सकते हैं असेंबली को अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, और बहुत सारे और जगह है। लेकिन गवर्नर, अटॉर्नी जनरल वो काफी हद तक मिलती जुलती हैं। अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ही के नाम से होती है, और लेकिन प्रेसिडेंट जो है उसकी कोई से नहीं होती इसमें, ना अपॉइंटमेंट में ना उनके रिमूवल में। उसकी वजह ये है कि जो सवाबी इख्तियारात हैं वो है सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर के, खास तौर पे गवर्नर की अपॉइंटमेंट के लिए। आप उसके अल्फाज देखिए, लगता है कि गवर्नर जो है वो किया जाएगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अब जो अपॉइंट करता है उसी को इख्तियार होता है रिमूव करने का। अब कहने का जो सारा सिलसिला चल रहा है
वो ये कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट तो प्राइम मिनिस्टर करेगा, लेकिन रिमूवल प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है। ये गलत बात है, क्योंकि प्रेसिडेंट के जो इख्तियारात हैं, जो भी वो करता है, वो इख्तियारात है ताबे एडवाइस ऑफ द कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर। जहां जहां पे प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज हैं, जहां फेडरल गवर्नमेंट है तो फेडरल गवर्नमेंट भी कैबिनेट प्लस द प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन जहां प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज लिखा हुआ है तो वो कैबिनेट की उसको जरूरत नहीं है, वो अकेले कर सकते हैं। गवर्नर के सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने चूंकि एडवाइस करना है फॉर अपॉइंटमेंट, तो फिर उन्हीं की एडवाइस चलेगी टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज रिमूवल। तो इतना ही सिंपल है। बिल्कुल ठीक है इतना ही सिंपल है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अशतर रसाद साहब, वेरी ग्रेटफुल जी, आपने हमें टाइम दिया, वेरी ग्रेटफुल। सलमान साहब, आपने ज़रा अशतर रसाद साहब फॉर्मर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के और एक्सपेक्टेड है कि अब दोबारा अटॉर्नी जनरल भी हो जाएंगे, इनका आपने व्यू पॉइंट सुना। वो कह रहे हैं जी 48A जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है जी प्रेसिडेंट जितने भी फंक्शंस अपने करता है वो ऑन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट / प्राइम मिनिस्टर करता है। तो प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस के ऊपर गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस के ऊपर इनको डी नोटिफाई भी किया जाता है। तो इसके अंदर प्रेसिडेंट का इतना कोई रोल, कलीदी किरदार नहीं है इस सारी सिचुएशन में। क्या कहेंगे इस पे? देखिए अशतर रसाद साहब जो है वो उनका अपना एक मौकफ है, लेकिन गवर्नर जो है वो रियासत का नुमाइंदा होता है, हुकूमत का नुमाइंदा नहीं होता। एक बात पहले तस्दीक कर लें, क्योंकि जो हुकूमत का नुमाइंदा होता है वो वजीर आला होता है और रियासत का नुमाइंदा जो है वो गवर्नर होता है। ये जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है, वो सदर के पास उसकी अपॉइंटमेंट का इख्तियार होता है, नोटिफिकेशन वो जारी करता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। पहली बात। अब क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, अब कैबिनेट तो इस वक्त है, तो कैबिनेट से तो उन्होंने अप्रूवल ली नहीं है, कैबिनेट तो बनी नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इसके ऊपर एक एडवाइस सदर के पास भेजते हैं। अभी सदर ने तो वो एडवाइस कबूल की नहीं है, और अगर की होती तो फिर वो उसका नोटिफिकेशन जारी करते। तो जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो चीमा साहब बदस्तूर गवर्नर है, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। जिस वक्त सदर साहब उसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और अपने उनके मुतबादल किसी और को नॉमिनेट कर देंगे तो फिर वो नया गवर्नर आ जाएगा। एक बात तो ये है। अब मसला ये है कि हम क्योंकि सारे मामलात को सियासी रंग से देखने की कोशिश करते हैं और हर फर्द अपने अपने तरीके से उसकी तशरीह करता है। मेरे नजदीक जितना हमने पढ़ा है, गवर्नर जो है वो रियासत का नुमाइंदा होता है, हुकूमत का नुमाइंदा नहीं होता। एक तस्दीक तो ये होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए ये जो पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ है मंसूर, इसके अंदर तो पहली बुनियादी बात यह है, जो बात हमें करनी चाहिए कि सलमान साहब जरा मैं पंजाब वाले पे आ रहा हूं। सलमान साहब मैंने पंजाब पे आपसे डिटेल में बात करनी है, मुझे जरा एक दफा इसको मैं जल्द साहब का भी इस पे व्यू ले लूं। जल्द साहब 48A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें यह है कि प्रेसिडेंट डज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फंक्शंस ऑन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट / प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब जो ये सिचुएशन उमर चीमा साहब वाली बनी और इनको हटाने का नोटिफिकेशन कह रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर हाउस से हो गया है, आगे आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, तो सर ये तो फिर एक वंस अगेन हम लोग हर दफा किसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में और लीगल क्राइसिस के अंदर ही रहेंगे अगर ये सिचुएशन रहेगी तो। जी बिल्कुल, देखिए जो मेरी समझ है साफ ज़रा कि ये दोनों भाई अशतर साहब बहुत अच्छा जानते हैं और वो आपने उनको जाने दिया, वरना जो अभी ये भाई सवाल कर रहे थे ये उनसे सवाल करना चाहिए था। जो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट है प्राइम मिनिस्टर के पास, वो रिकमेंडेशन जाती है प्रेसिडेंट के पास, वो उसको स्टडी करते हैं एंड ही हैज़ नो ऑप्शन बट टू साइन इट। लेकिन ये कोई कदगन नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर कि जी ये अभी आइए, अभी मैंने हुक्म दे दिया है और आप अभी साइन कर दें। वो नाश्ता कर रहे हैं, वो चाय पी रहे हैं, या उनको रोज़ा की इफ्तारी होने वाली है, नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो अपना पेन तलाश कर रहे हैं, ऐनक तलाश कर रहे हैं, उन्होंने साइन करना है। जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे उस कागज़ के पुर्जे के ऊपर, उस वक्त तक वो ऑपरेशनल नहीं हो सकता ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर का। इट इज़ सो सिंपल, ठीक है जी। तो वो जो उनको बैठे बैठे अगर किसी ने कान में कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर ने आपको माजूल कर दिया है, तो उन्होंने ठीक कहा कि प्राइम मिनिस्टर मुझे डायरेक्ट माजूल नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट को कहें, वहां से मेरी माजूली का लेटर आएगा और वो आएगा। ये बड़ा साफ सा केस है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के साथ, बट द सिग्नेचर हैज टू बी ऑफ द प्रेसिडेंट। अब उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती आप 15 मिनट में तो दस्तखत करा नहीं सकते, 24 घंटे तो वो लेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो कल
ये पंजाब असेंबली के अंदर क्या इसकी क्या ज़रूरत थी, नंबर गेम का क्या इशू था, और क्या इसी तरह अब पाकिस्तान के अंदर हम जमहूरियत देखेंगे? इस पे बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी आलिया, आपकी तरफ में आता हूं। कल पंजाब असेंबली 6 घंटे से जायद जंग का मंजर पेश करती रही। मैं हैरान हुआ, मैंने आज तक अपनी कम अज़ कम जब से मैं देख रहा हूं जर्नलिज्म को और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, ऐसी सूरत हाल मैंने कभी नहीं देखी। जिस तरह डिप्टी स्पीकर पे तशद्दुद किया गया, जिस तरह जो मेंबरान थे उन्होंने आके घेराव किया, मारा, उसके बाद कब्जा कर लिया उस सारी सिचुएशन के ऊपर, इस सारे से मुझे अभी तक मैं समझने से कासिर हूं। एक वजीर आला की कुर्सी थी जिसके पीछे परवेज इलाही साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन तमाम की एक जंग चल रही थी जो कल पूरे पाकिस्तान ने देखी। आप क्या एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर? आलिया की आवाज नहीं आ रही। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी मैंने आपको ये भी कहा कि है ही जंग का मामला ना, इक़्तिदार की जंग का है ये सारा, सब कुछ हम देख रहे हैं। क्योंकि आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर किया नो कॉन्फिडेंस वोट करवाने का, तो वो भी इक़्तिदार की जंग के वोट नहीं करवाया। उसके बाद आलिया की आवाज़ नहीं आ रही। जी आलिया की आवाज़ चेक कराएं। आलिया, आपकी आवाज़ ये चेक करा रहे हैं सलमान साहब, मुझे आप इस पे कमेंट कीजिएगा। सर ये कल जो कुछ हुआ ये ठीक था? ऐसे होता है जमहूरियत की? यही तस्वीर हमारे पास है जो हमने देखनी है कि इक़्तिदार के लिए वहां पर कत्लो गारत होने के पोजीशन आ गई थी। अगर ये अंदर लाहौर पुलिस वाले इंटरवीन करके अलहदा ना करते तो वहां पर तो कुछ और ही कल होने लगा था। देखिए मंसूर, जो कुछ कल हुआ है पंजाब में, चाहे उसमें हुकूमत है चाहे उसमें अपोजिशन है, ये पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के मफाद में तो नहीं हुआ। ये तो जाती एक लड़ाई बन गई थी और जाती मखमसा था जिसका नतीजा हमने कल देखा है। लेकिन सवाल ये है कि ये खेल हुआ, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है, उस बैकग्राउंड को नजरअंदाज ना कीजिएगा। ये जो कल हमजा शहबाज की हुकूमत बनी है, ये बुनियादी तौर पर पीटीआई के बागी अरकान के ऊपर बनी है। और आर्टिकल जो अपना आइन है वो ये कहता है कि वज़ीर आला के इंतखाब में कोई पार्टी रुकन अपनी पार्टी सरबरा की मर्जी के बगैर वोट नहीं कास्ट कर सकता। इसलिए ये जो जितने लोगों ने कल हमजा शहबाज को वोट डाले हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, इनके ऊपर तो एक नाहली की तलवार लटक रही है। अब इस मामले को इमरान खान ले गए थे सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक आ नहीं सका, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल खराब हुई। उसके बाद जो दूसरा बड़ा मसला हुआ वो हुआ लाहौर हाई कोर्ट में। देखिए जो मजारी साहब हैं, ये पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन जीते, पीटीआई के स्पीकर बने। जब परवेज इलाही साहब वज़ीर आला का इंतखाब लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने इख्तियारात जो है, स्पीकर के इख्तियारात जो है डिप्टी स्पीकर मजारी साहब को दिए। मजारी साहब ने जाकर हमजा शहबाज से रात गए मुलाकात की, अपना ग्रुप मजारी ग्रुप निकाला और हमजा शहबाज की हिमायत कर दी। अब अदालत को यह कहा गया था कि भाई वो न्यूट्रल नहीं रहे, वो एक पार्टी बन चुके हैं हमजा शहबाज के साथ, तो इनको इजलास की सदारत नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक अदालती फैसला आया, उन्होंने मजारी साहब को कह दिया कि जी आप ही इजलास की सदारत करें, जो कि पार्टी बन चुके थे। इस वजह से कल का जो माहौल दिखा वो इस कशीदगी की वजह से आया। और जो चौधरी परवेज इलाही का मौकफ था कि आर्टिकल 69 ये कहता है कि कोई भी अदालत पार्लियामेंट के मामलात में, असेंबली के मामलात में इस तरह से मुदाखलत नहीं कर सकती जिस तरह की मुदाखलत हमारे यहाँ अदालत के अंदर से हुई है। तो इसलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी था और फिर एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी हुआ है। और अब मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर ये लोग जो अभी हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला बन गए हैं ना, ये नाहली की तलवार लटक गई और इनको एक दफा भी जो है ना डी-सीट होना पड़ा, तो फिर हमजा शहबाज भी वज़ीर आला नहीं रहेंगे, ये मैं आपको बता दूं। जनरल साहब, सर मुझे जरा बताएं, एक चीज जो सलमान आबिद कह रहे हैं, ये हमने इस्लामाबाद में भी ऐसी सिचुएशन देखी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी गई, उसके बाद कल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी
कि तमाम लोग वोट भी दे लेंगे और आप वोट डालने से किसी को नहीं रोक सकते, उसके बाद जो पूरा प्रोसेस है वो होगा। सर उसके बाद ये आज का क्राइसिस आ गया सर, तो इसका हल क्या निकलेगा? फिर हम किसकी तरफ देखेंगे? फिर बाद में कहा जाएगा कि जी हर चीज के बाद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखा जाता है कि जी वहीं से कुछ चीजें आए। सर क्यों हम कुछ नहीं सेटल कर सकते खुद पॉलिटिशियंस? आवाज खोलो यार जनरल साहब की। जी सर। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी सर आ रही है। जी जी, मैं ये कह रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है या लॉ है या कोई भी फ्रेमवर्क है, इसकी एक बुनियाद होती है और वो होती है अखलाकियात। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कानून में लिखी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं, लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन है वो किसी अखलाक के दायरे में होती है। जब आप अखलाकियात को मुकम्मल तौर पर निकाल दें और प्योर लॉ पे चलने की कोशिश करें या प्योर कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने की कोशिश करें, फिर नहीं हो सकता। और ये सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, ये पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, ये जुडिशियल क्राइसिस भी है, ये मुख्तलिफ अदारों का क्राइसिस भी है और ये मीडिया का क्राइसिस भी है। अभी आप मैं आपको सिंपल एक सवाल पूछता हूँ, ये जो कराची का इतना बड़ा जलसा हुआ, मुझे बताइए कि हमारे इतने चैनल्स हैं, बाद में मैं सोशल मीडिया से पता चला कि जलसा कितना बड़ा था, किसी चैनल को ये तौफीक नहीं हुई सिवाय एक आध के कि इसकी मुकम्मल तौर पे कवरेज करके सही बात जो है वो पहुंचा सके अपने नाजरीन तक। अब तो मजबूर होके आप सब ने कह दिया ना कि ये जी बहुत बड़ा जलसा था, मेहनत था, इसलिए कि आप इस और कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इखलाकी प्रॉब्लम है और ये पॉलिटिक्स में भी है, ये जुडिशरी में भी है, ये इंस्टीट्यूशन में भी है, ये मीडिया में भी है। अब मैं तो इस वक्त वो टाइम नहीं है बात करने का, आप और मैं पहले करते रहे हैं। जब तक आप इस जड़ को ठीक नहीं करेंगे, सब लोग फैसला नहीं करेंगे कि हमें अखलाकियात के दायरे में रहते हुए अपनी अपनी पावर्स इस्तेमाल करनी है और चूं चलाकियां नहीं करनी है, बल्कि जो सिंपल एक ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके मुताबिक चलना है, उस वक्त तक तो ऐसे ही होगा। और जब अगर ऐसे होगा, मिसाल के तौर पे जब ये धींगा मुस्ती होगी, तो फिर आपके ख्याल में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, फिजिकल पावर किसके पास है? फिर वो प्रिवेल करेंगे, फिर ये रोएंगे बैठ के कि ये क्या हो गया। तो ये सोचने की बात है कि आप अच्छे तरीके से इखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए, पॉलिटिक्स के जो मैनरिज्म है उसमें रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं। नहीं चलाएंगे तो फिर कुछ और चल जाएगा। जज साहब मैं सिर्फ जस्ट टू ऐड योर पॉइंट, कल मेरा प्रोग्राम जी 8 बजे का प्रोग्राम ड्रॉप किया गया था बिकॉज कवरेज थी जलसे की। मैं जस्ट टू लेट यू नो कि मेरा तो कल प्रोग्राम ड्रॉप किया गया था, तो इसलिए मुझे ज्यादा पता है इस चीज का। हम लोगों ने कवर बिल्कुल किया था। अच्छा आलिया, मैं आपकी तरफ आता हूं। कल ये जो हुआ है, एक तो नंबर 1 तलावत नहीं की गई, जो कि मेरे ख्याल में बहुत एक गलत चीज थी। विजिटर गैलरी के अंदर नून लीग की सारी वो चीजें चलती रही वहां पर, और उसके बाद एक तरफ से ये सिचुएशन चल रही थी, दूसरी तरफ से कॉरिडोर से परवेज इलाही साहब बंदे लेकर अंदर आ रहे थे। तो मतलब इन दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो यही था कि वहां पर ये सब कुछ हो, और वो अपने पर्पस में अचीव हुआ दोनों को लेकर। जी मंसूर, देखिए हम अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री भी उठा के देख लें, पाकिस्तान की असम्बलीज में ये कोई पहला ऐसा हमें मंजर नजर नहीं आया। ये होता है, अच्छा सिर्फ पाकिस्तान की असम्बलीज में ऐसा नहीं होता, दुनिया की दूसरी हम देखते हैं वहाँ के पार्लियामेंट्स में भी इस तरह के मनाजिर, इससे कहीं ज्यादा खराब मनाजिर हमें नजर आते हैं। डेमोक्रेसीज जहाँ पर एस्टेब्लिश ना हो, जहाँ पर बार बार फौजी कुव्वतें आती रहे, जहाँ पर जो है वो डिसरप्शन मौजूद रहे, उस सब की बिना पर हम देखते हैं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ट्रेनिंग उनकी नहीं होती, या अगर होती भी है तो वो अपने मफाद के लिए भी ये सब कुछ करते रहते हैं। अब देखिए इस वक्त जो हमें सिनेरियो नजर आ रहा है ना, वो बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे नवाज शरीफ जब वो उनको निकाला गया और वो नाहल हुए तो उन्होंने भी एक कैंपेन चलाई कि मुझे क्यों निकाला, जिसको ये बनाया गया कि देखिए ये रो रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से अब ये गवर्नमेंट क्या कह रही है, मुझे क्यों निकाल रहे हो। यानी आपको इस्लामाबाद में जो वफाकी हुकूमत है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, इसके बावजूद आपको पूरा दिन नहीं करवाया, क्या हुआ। अब आप पंजाब असेंबली में ये हो गया, और अब जब गवर्नर का मामला पहुंचा तो तब भी मैं देख रही थी कि अभी इमरान खान साहब की एक जो स्टेटमेंट आई है कि पंजाब असेंबली में शर्मनाक कब्जाशुदा इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। आपके मुस्तरद करने से क्या हो जाएगा? क्या इस तरीके से हुकूमतें कायम रहती हैं? क्या आप समझते हैं कि इस तरीके से जो भी हुकूमत ये ऐसा टैक्टिक यूज करती है माजी से लेकर अब तक वो रही है? ऐसा नहीं हुआ ना।
आपको जाना पड़ता है। जब ये तो जो आइन है, जो कानून है, अगर आप उसको नहीं देखेंगे, उस पे नहीं चलेंगे, आप जो मर्जी टैक्टिक्स यूज कर लें, आप जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा कर लें असेंबली के अंदर, पूरी दुनिया को अपना दिखा दें कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे को मार रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, आप बिल्कुल ठीक। जो अभी ये बात जा रही है कि जनाब जो लोग हैं, आखिरी बात करूंगी कि जो लोग हैं उन्होंने जो है वो तो नाअहल हो जाएंगे, उन्होंने इनके खिलाफ, इन्हीं के लोगों ने इनके खिलाफ वोट डाला। तो जब इमरान खान की पार्टी जहांगीर तरीन अपने जहाज में लेकर लोगों को भर भर के ला रहे थे, तो मुझे ये बताइए कि ये जो हुकूमत अभी खत्म हुई है, इस हुकूमत में कितने लोग उनके अपने थे कैबिनेट में और कितने लोग बाकी पार्टियों के थे? बिल्कुल ठीक कह रही है सलमान साहब। एक तो ठीक हो गया सलमान साहब, एक तो जहांगीर खान तरीन मेरे ख्याल में वापस आ गए। सर सवाल ते ले लो सलमान साहब, सवाल दा ते मौका दे दियो मैनू। एक सेकंड हजूर, एक सेकंड। एक तो जहांगीर खान तरीन इतलात है कि वापस आ गए। दूसरा खान साहब का ये जो एक साजिशी कार्ड है या जो बयानिया है, ये इलेक्शंस के लिए है ताकि अर्ली इलेक्शंस किए जाएं, ये दबाव डालने की कोशिश है, इसका मकसद क्या है, जरा ये बताइएगा। तो मैं सिर्फ एक आलिया शाह की एक बात का जवाब दे दूं, जो 2018 के इंतखाबात के बाद जो लोग जहांगीर तरीन के जरिए पीटीआई में शामिल हुए थे, वो मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं थे, वो आजाद हैसियतों में इलेक्शन जीते थे। और कानून ये कहता है कि 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपनी पार्टी पोजीशन को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस वक्त उन्होंने फिर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था, वो मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं थे, उन्होंने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। एक वजाहत सिर्फ मैं ये करना चाहता हूँ। दूसरी बात उन्होंने किया आइन की, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, फिर आइन ये भी कहता है कि कोई रुकने असेंबली अपनी पार्टी फैसले, अपनी पार्टी सरबरा के फैसले के खिलाफ वोट नहीं दे सकता। उस पर भी आइन पामाल हुआ है ना। 2 बात। तीसरी बात अब आपने की है बयानिए की, जो इमरान खान साहब ने उठाया हुआ है। देखिए बात यह है कि इस वक्त तो अगर आप पाकिस्तान में जहां मर्जी चले जाएं, लोगों से पूछ लें, और जितने बड़े बड़े जलसे, रैलियां, जुलूस हर जगह पर पाकिस्तान से बाहर हो रहे हैं, उन्होंने तो उस नैरेटिव को बाय किया है कि कॉन्स्पायरेसी हुई है। अच्छा, अब वो कॉन्स्पायरेसी कितनी अच्छी है और कितनी गलत है, दुरुस्त है या गलत है, इसका फैसला तो अब इन्वेस्टिगेट होता तो पता चलता। इन्वेस्टिगेशन तो हो नहीं रही, तो पब्लिक में वो नैरेटिव तो जा रहा है। इसी वजह से लोग जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं। अब इमरान खान की कोशिश है कि अर्ली इलेक्शन अनाउंस हो जाए। मैं आपको ये बताऊं, इस सारे क्राइसिस का रेजोल्यूशन जो है ना, वो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, शहबाज शरीफ साहब भी चला लें, हमजा शहबाज भी चला लें, ये हुकूमत चलने वाली नहीं है। आपको अल्टीमेटली नए इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि नए इलेक्शन के जरिए आप आगे जा सकेंगे। अदरवाइज अगर इमरान खान चारों सूबाई असम्बलियों से और कौमी असम्बली से इस्तीफा दे देते हैं तो 422 बनती हैं। इन 422 नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन नहीं हुआ करता। सर पॉइंट आ गया, जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे। सर पॉइंट आ गई बात। ठीक हो गया। जल साहब लास्ट मुझे बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बहुत सारी अच्छी बातें होंगी, कुछ माइनस पॉइंट्स भी होंगे, लेकिन एक इशू जरूर रहा है कि जब भी कोई चीज हमारे हक में होती है तो इंस्टीट्यूशन ठीक है, और जब भी न्यूट्रल या कोई ऐसी चीज आती तो उस पर इल्जाम तराशी शुरू हो जाती है। सर ये तो एक चीज हम सबको पता है और ये सामने है। सर ये जो अब हुकूमत बनी है जिसके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, ये एक दोबारा हम देख रहे हैं एक वन मैन शो शुरू हो गया है जिसके अंदर अभी तक काबीना अनाउंस नहीं हुई। सर ये किस तरह आप इसको टोटल एनालाइज कैसे करेंगे सारों को? जी देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने शुरू में भी कहा था कि एक तरफ एक पार्टी, एक तरफ 11 पार्टी हैं और मुश्किल से उसको बैलेंस आउट कर रही हैं। दूसरा, आपने कहा कि ठीक है कोई खराबी हो सकती है पीटीआई में, इमरान खान साहब जिद्दी हो सकते हैं, इमरान खान साहब अपनी मनमानी करते हैं, सब कुछ। अब मैं चंद एक चीज़ें गिनवाता हूँ, वो मुझे बताइए कि वो लोग कहाँ पर हैं। मुझे बताइए कि मेमो गेट जो हुआ था उसके लोग कहाँ बैठे हैं। मुझे ये बताइए कि जो लोग ये नारा लगाते थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वो लोग कहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक। आपने ये बताइए कि जिसने ये कहा कि बाजवा साहब आपने हमारी चलती हुकूमत को किया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कहाँ पर बैठे हुए हैं। आप मुझे ये बताइए कल जिन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि ये हमारी रेड लाइन है और जहाज़ों ने बमबारी की है वहां पर, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मेरे भाई, ये तमाम लोग एक थैले में जो बैठे हुए हैं, ये आपस में भी लड़ेंगे और ये इनका बयानिया इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान के मुकाबले में बहुत बड़ा रहा है, बहुत ज्यादा रहा है, और जो इनको मौका मिलेगा ये दोबारा करेंगे। 2 तकरीरें फ्लोर पे हो चुकी हैं ऑलरेडी और सब खामोश रहे, किसी ने उसको, ना स्पीकर ने रोका ना किसी ने उसको रद्द किया। तो आप अंदाजा लगा लें कि आगे क्या होने जा रहा है।
और एस्टेब्लिशमेंट भी अंदाजा लगा ले कि कौन सी साइड उनके साथ है और कौन सी साइड उनके साथ नहीं है। और बाकी ये है कि वो जो बहन कहती हैं कि अवाम बेवकूफ़ हैं, तो फिर बहुत बड़ी तादाद में बेवकूफ़ अवाम निकले हुए हैं। मैं भी बेवकूफ़ हूँ और भी लोग साथ बैठे हुए हैं। सर पॉइंट आ गया, सर लोग बहुत कम रह गए हैं जी। बिल्कुल ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, आलिया शाह, सलमान आबिद और साहब, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, बट एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। एक्सपेक्टेशन लेवल जमहूरियत से बहुत ज़्यादा है क्योंकि 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी का सवाल है, लेकिन अगर इनको डायरेक्शन ठीक नहीं मिल रही और रोज़ एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है पाकिस्तान में, तो उसका खुमियाजा हुकूमत वक्त, ऑपोजिशन और जमहूरियत को भुगतना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।